नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ऑन चैनल ड्रीम डोज। पहला वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया इंडियन पॉलिटी का। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा समझाया है क्या कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कैसे बना। मैंने आपको 1946 से कैबिनेट मिशन से स्टार्ट किया था और 1950 ठीक है 26 जनवरी 1950 तक मैंने आपको लेके गया, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो प्लीज वो जरूर देख लीजिएगा। पूरा माइंड मैपिंग का मैंने टेक्निक बताया, इंक्लूडिंग जितने भी उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने आपको इंक्लूड वहां कर दिया। आज मैं एकदम अब जो मैं पॉलिटी आपके लिए लेके चलूंगा इस तरीके से कि दिमाग में आपको पूरी तरीके से ये सेट और फिट और छप जाएगा। ठीक है, देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, उससे पहले कुछ तो रूल होगा हमारे देश में जिस पे पूरा लोग काम कर रहे थे। जैसे कि हमारा खुद मान लो कि ब्रिटिश अब पूरा कॉलोनाइज था। कॉलोनाइज मतलब हम ब्रिटिश के अंदर थे, तो उनका खुद का रूल था जिसको हम लोग भी फॉलो करते थे। ठीक है, तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि उनका क्या क्या रूल था। ठीक है, वो भी दो तरीके से। वो कैसे, देखो एक तो था कंपनी रूल। क्या कंपनी रूल मतलब 1773 से 1858 तक। उसके बाद आपको पता है 1857 में विद्रोह हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, पूरा जो पावर है वो ट्रांसफर हो जाता है किसको, डायरेक्टली टू दी क्राउन। मतलब टोटल पावर जो आ जाता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, ये चीज पता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे जब तक कंपनी रूल कर रहा था हमारे देश में, उसके अंदर क्या क्या रूल आया, क्या क्या एक्ट आया, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जब 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद जब पूरी की पूरी तरीके से इससे मतलब कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर जो ट्रांसफर हो जाता है क्राउन में, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर पूरा का पूरा, मतलब क्वीन एलिजाबेथ या वहाँ की जो क्वीन थी उनके अंदर पूरा का पूरा ये ट्रांसफर हो जाता है। उनके अंदर फिर क्या एक्ट आया हम लोग वो पढ़ेंगे। कुछ बातें और आपको समझ में आना चाहिए। देखो जो हमारा जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आई थी 1600 में। ठीक है, 1608 में इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ डाला, सूरत में डाला। तो जब ये आए थे, ठीक है, जब ये आए थे एज ए बिजनेसमैन, ठीक है, इनका कोई मतलब ऐसा मोटिव लेके एग्जैक्टली नहीं आए थे कि इनको मतलब अपना जो हस्तक्षेप जो होता है मतलब इंटरफेयर करना है हमारे देश में भी, पॉलिटिक्स में भी। ठीक है, बट विथ टाइम ये करने लगते हैं। और आपको पता है जो पहला गवर्नर जो आता है वो होता है रॉबर्ट क्लाइव। आप ये हिस्ट्री में पढ़ोगे, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो टाइमिंग होता है वो 1757 से 1767। ठीक है, तो 1757 से 1767 जो होता है रॉबर्ट क्लाइव होता है। ठीक है, तो आखिर ये गवर्नर क्यों भेजा जाता है, तो देखो जो गवर्नर जो भेजा जाता है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, वो ये देखने के लिए कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है वहाँ क्या वो सही तरीके से हर चीज़ों को रन कर रही है, क्या वो कोई इंटरफेयर तो नहीं कर रही है पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में। तो ये सब जो भी चीज़ होता था वो गवर्नर के द्वारा देखा जाता था और ये भेजा गया था किनके द्वारा, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इनडायरेक्टली। ठीक है, बट बाद में क्या होता है, ये खुद ही लालच में आ जाता है। उसके बाद आप लोग खुद पढ़ चुके हैं। बट मेनली जो हमें यहाँ पढ़ना है, यहाँ का जो फैक्ट है, हमें ये समझना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कुछ रूल थे जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, वही रूल को खत्म करके फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। वो भी दो तरीके से पढ़ना है, एक हमारा कंपनी रूल मतलब कंपनी के अंदर जो रूल बना, एक्ट बना, और दूसरा जो क्राउन के अंदर रूल एक्ट जो बना। ठीक है, समझ में आया। और डिफरेंट रूल आते जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट एक्ट आते जाएंगे। अब वो क्यों, क्योंकि देखो हमारा भी संविधान है। संविधान क्या होता है, अमेंड होते रहते हैं। अमेंड मतलब क्या, चेंज होते रहते हैं, कुछ नया रूल आते रहते हैं। उसी तरीके से डिफरेंट एक्ट इसमें भी आते रहा। जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अपना इंग्लैंड में बैठ के कुछ पास करती थी, उसका इफेक्ट हमें इंडिया में भी देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक जो पहले की बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैथ्स एंड रीजनिंग अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करो तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग जीएस यूट्यूब पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। मैथ्स एंड रीजनिंग में आपको एकदम अगर 20 क्वेश्चन आता है दरोगा में तो 20 आउट ऑफ 20 लाना है। वैसे ही बीएसएससी मेंस के लिए भी मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन कर दिया है, स्पेशली कोर्स डिज़ाइन कर दिया है। नीचे लिंक होगा, आपको ज्वाइन कर लेना है। हर दिन आपको उसमें आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको नॉमिनल चार्जेस पे करके वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बाकी सब वहाँ है। तो इसलिए हम लोग जीएस यहाँ करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग वहाँ करेंगे। ठीक है, तो देखो
तो जो कंपनी रूल के अंदर, ठीक है, वो कब होता है 1773 से 1853 तक। इसके अंदर क्या क्या रूल आता है मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे जो पहले जो कंपनी रूल में आता है वो आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट में बेसिकली होता क्या है, हमें वो पूछा जाता है, और मैं टू द पॉइंट पर आऊंगा। जो क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देखो, तो कंपनी रूल, ठीक है, तो कंपनी रूल में जो पहला जो एक्ट आता है वो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, तो सबसे पहले आपको याद रखना कि रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो 1773 में आया था। क्या याद रखोगे, 1773 में आया था। इसमें क्या हुआ था आपको पता है, मैंने अभी बताया, जो पहला जो गवर्नर था, क्या था, पहले जो पद माना जाता गवर्नर ऑफ बंगाल, ये एक पद था, ये एक पोस्ट था। ये पोस्ट को चेंज करके क्या कर दिया गया, ये पोस्ट को चेंज करके, पहले क्या था गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको चेंज करके क्या कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो पहला चीज आपको ये याद रखना कि रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 में आया था। अब ये क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कुछ बना, ठीक है, उनको लगा कि नहीं ये सब चीज यहाँ चेंज होना चाहिए इंडिया में, तो उन्होंने एक एक्ट पास किया। और वो एक्ट कहाँ इंप्लीमेंट होगा, तो भारत में, जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करी है। बट स्टिल अभी भी जो मैन पावर है वो उनके हाथ में है, पर रूल जो अभी कर रही है वो कर रही है कंपनी। और इसका जो रेगुलेटिंग एक्ट जो बनाया जा रहा है, कुछ भी रूल जो बनाया जाए वो बनाया जा रहा है कहाँ, ब्रिटेन में। ठीक है, तो पहला जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, याद रखना है। इसमें क्या किया है, गवर्नर ऑफ बंगाल का जो पद चेंज करके क्या कर दिया, आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। ठीक है, और पहले ऐसे कौन आदमी थे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, ठीक है, तो आपको याद रखना है वेरन हास्टिंग जो थे लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो आपको पूछे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वो थे आपको वेरन हास्टिंग। और अगर आपको ये भी पूछे कि लास्ट गवर्नर, ठीक है, ये गवर्नर में बोल रहा हूँ यहाँ गवर्नर जनरल बोल रहा हूँ, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, तो वो वेरन हास्टिंग। तो पहला आपको तो ये याद रखना है कि ये पद चेंज हुआ। दूसरा, प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड बंगाल। देखो, ये मद्रास, ये बंगाल नहीं होगा, ये मुंबई होगा। ठीक है, देखो हमारा जो भारत था, अगर मैं इसको हल्का से यहाँ ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ आपका पता है ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया, ठीक है, यहाँ आपका मद्रास और यहाँ आपका मुंबई। तो ये तीन प्रेसिडेंसी बेसिकली हमारा जो भारत जो था इस तरीके से मतलब बनाया हुआ था पूरे भारत में। मेनली ये तीन प्रेसिडेंसी थे। एक क्या था आपका बंगाल, जो कि सबसे मेन प्रेसिडेंसी था, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे आखिर क्यों, ठीक है, और उसके बाद जो था आपका ये कौन सा, मुंबई, और ये जो था आपका कौन सा, मद्रास। बट ये एक्ट में क्या कर दिया जाता है, ये जो दो प्रेसिडेंसी होता है मतलब मद्रास का और बंगाल का, ये क्या कर दिया जाता है, ये मिला दिया जाता है, मतलब सब ऑर्डिनेट बना दिया जाता है। ठीक है, किसके अंदर ला दिया जाता है, तो ये बंगाल के अंदर ही ला दिया जाता है। ये बाद में फिर आगे जाके जब क्राउन का रूल आएगा, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद रूल करने लगेगी, तब ये चीज़ हटा दिया जाता है। बट अगर आपको पूछे कि प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड मुंबई जो मिला दिया गया था कोलकाता का प्रेसिडेंसी में, तो कौन से एक्ट के थ्रू, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अगेन मैं बोल रहा हूँ पूरा का पूरा निचोड़ है ये, ठीक है, मतलब किसी भी एक बुक का, इसके बाद आपको बुक भी पढ़ लेना है अच्छे से। अब देखो सुप्रीम कोर्ट बना कब, तो 1774 में। तो पहला जो मतलब सुप्रीम कोर्ट फॉर्म किया गया, तो वो किया गया कोलकाता में, ठीक है, और कब, तो 1774 में ये चीज किया गया। अब एक और मतलब चीज का इसमें बात होती है रेगुलेटिंग एक्ट में, वो है आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट होते हैं। अब ये क्या है, देखो, तो जो भी यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, मैंने क्या बोला, गवर्नर जनरल भेजा ही गया था किसके लिए, कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है नहीं कर रही, वो चीज़ को देखे और उस चीज़ को सही से यहाँ रनिंग कंडीशन में भी रखे गवर्नर, और इस चीज़ को ब्रिटिश को भी, जो मेन वहाँ पार्लियामेंट है उसको भी इस चीज़ के बारे में बताया जाए। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ क्या हो गया कि आपका जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट किया। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है, तो ये इसमें जो भी लोग होंगे वो क्या करेंगे, रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। मतलब यहाँ जो भी होगा इंडिया में, इसका एक रिपोर्ट बना के ब्रिटिश को, वहाँ गवर्नमेंट को, वहाँ मतलब कहाँ, ब्रिटेन में वो चीज़ दिखाएंगे कि हाँ ये चल रहा है, ये हुआ, मान लो 1 साल का पूरा रिपोर्ट देंगे कहाँ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपेंगे। ठीक है, तो ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट, जो पहला एक्ट था पूरे कंपनी रूल में। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, जिसमें कि वेरन हास्टिंग जो होते हैं लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल होते हैं और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ
बंगाल, ठीक है। तो ये पहला पद चेंज होता है गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वारेन हास्टिंग पहले क्या होते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास और मुंबई को मिला दिया जाता है कोलकाता में। सुप्रीम कोर्ट स्टेबलाइज होता है 1774 में, कहाँ, तो कोलकाता में। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें वो रिपोर्ट देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, किसके ऊपर, तो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के बारे में, जो भी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये था आपका पहला रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद आता है पीट्स इंडिया एक्ट। तो ये पहला कब आया, याद रखें इस तरीके से 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। उसके बाद 1783 में आया पीट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। क्या आया, पीट्स इंडिया एक्ट। ये सब जो किया जा रहा है आपको समझ में, अब मुझे बार बार बोलना नहीं चाहिए, समझ में ये चीज़ आपको आ गया होगा, ठीक है, कि बेसिकली जो किया जा रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में किया जाए, पर उसका जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो ये पीट्स इंडिया एक्ट में क्या था, तो सबसे पहले याद रखना ये किसके द्वारा पेश किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो विलियम पिट। अब ये विलियम पिट कौन थे, तो जब 1784 में जो ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटेन के जो पीएम थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर थे, वे थे आपके विलियम पिट। इन्होंने पीट्स इंडिया एक्ट डाला था, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो वहाँ पास हुआ। अब इसमें क्या था, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसका क्या कर दिया, पीट के दोनों को अलग कर दिया। मतलब मैं जस्ट याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ, पीट्स इंडिया से याद करना, पीट के दोनों को अलग कर दिया, मतलब जो कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन जो था, दोनों को अलग अलग कर दिया। मतलब ये दोनों फंक्शन में काम कर रहा होगा, दोनों चीज इसके अंदर में था, तो पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल, ठीक है, सेपरेट कर दिया गया, ठीक है, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन जो है दोनों को अलग कर दिया गया, किसके द्वारा, तो पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, ठीक है। इसमें जैसे कि मैंने आपको यहाँ समझाया था कि रेगुलेटिंग एक्ट में कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट होते थे, इसमें एक और पद, मतलब एक और चीज बनाया जाता है, वो है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 मेंबर होता है। ये पॉलिटिकल मैटर को देखते, जो भी पॉलिटिकल मैटर होगा उसको देखते। वही आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले बना था, मैंने आपको पहले बताया कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया था, जिसमें कि वो रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स के बारे में रिपोर्ट देते थे, किसको, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ठीक है। तो इसमें क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बट अब एक और नया बना दिया इन्होंने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इसमें क्या करते हैं कि पॉलिटिकल मैटर्स जो होता था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था, और कॉमर्शियल अफेयर जो होता था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखता था, ठीक है। तो पीट्स इंडिया एक्ट से आपको बस इतना याद रखना, 1784 में आया। इसमें क्या हुआ कि जो कॉमर्शियल और जो पॉलिटिकल जो फंक्शन था, दोनों को अलग कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी लाया गया विथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करते हैं चार्टर एक्ट, ठीक है। मैं सीक्वेंस वाइज से सब करवा रहा हूँ। तो चार्टर एक्ट आप कभी भूलोगे नहीं, मैं जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, तो पहला चार्टर एक्ट जो आया, ठीक है, पहला चार्टर एक्ट जो आया वो आया आपका 1793 में, ठीक है। कब आया, 1793 में। इसमें क्या था, तो जो मोनोपोली जो मतलब जो ये मोनोपोली मतलब होता है कि आप अपना मन मर्जी, ठीक है, मन मर्जी मतलब कुछ भी कर रहे हो, उसको मोनोपोली बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंडेड मोनोपोली ऑफ कंपनी फॉर नेक्स्ट 20, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना मोनोपोली कर रही थी, आपको पता है मोनोपोली मतलब कुछ भी वो अपने हिसाब से कर रही थी, ठीक है, विदाउट एनी रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, प्रॉपरली वो फॉलो नहीं कर रही थी, ठीक है। तो जो उसका ये मोनोपोली था नेक्स्ट 20 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। नेक्स्ट 20 ईयर के लिए मतलब वो जिस तरीके से भी मतलब बिजनेस कर रही थी भारत में, उसको उसी तरीके का राइट्स दे दिया गया, और बोला कि ठीक है नेक्स्ट 20 ईयर आप उसी तरीके से करो जिस तरीके से कर रहे हो। तो उसी चीज को बोला गया है कि एक्सटेंडेड मोनोपोली ऑफ ए कंपनी फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था नेक्स्ट 20 ईयर के, मतलब जो जिस तरीके से वो काम कर रहे थे उसको नेक्स्ट 20 ईयर के लिए उसी तरीके से छूट दे दिया गया। तो पहला चार्टर एक्ट में क्या हुआ था 1793 में, तो बस जो भी जो मोनोपोली था, जिस तरीके से भी वो बिजनेस कर रहा था, उसको नेक्स्ट 20 ईयर के लिए भी वही चीज दे दिया गया, ठीक है। बट चार्टर एक्ट 1833 में क्या होता है, इस यहां तो दे दिया जाता है, पर एग्जैक्टली ऐसे आगे होता नहीं। देखो हर 20 साल के बाद, देखो इसमें आप 28 करो, देखो 1793 है, अगर मैं 28 करता हूँ, देखो यहाँ 3 हो गया, 9 10 11 आ गया, यहाँ 8, फिर 20 साल, मतलब 20 साल के बाद क्या होता है, चार्टर एक्ट आता है। तो नेक्स्ट 20 साल के बाद क्या होता है कि चार्टर एक्ट आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो याद रखिएगा, इसमें सबसे जो पहला होता है कि
प्रोविजन ऑफ 1 लाख, मतलब ये कंपलसरी किया जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी खर्च करेगी 1 लाख रुपया पर ईयर ऑन एडुकेशन, ठीक है। मतलब एडुकेशन जो भी इंडिया का जो मतलब पीपल है या कुछ भी उनके फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडियन पीपल, वो क्या करेगी, उनके एडुकेशन पे 1 लाख रुपया खर्च करेगी। तो अगर आपको पूछे कि 1 लाख पर ईयर ऑन एडुकेशन, ये प्रोविंस जो आया था वो किस एक्ट के अंदर आया था, तो 1813 चार्टर एक्ट। पहला हम लोग ने कब पढ़ा, 1793, 20 इसमें ऐड किया 1813, ठीक है। प्लस इसमें एक और जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, सिर्फ क्वेश्चंस ही मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो आ सकते हैं। इसमें मिशनरी को भी अलाउ कर दिया था, मतलब क्या, परमिशन टू इंग्लिश मिशनरी टू वर्क इन इंडिया, ठीक है। तो जो इंग्लिश मिशनरी मतलब क्या, जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उनको इनडायरेक्टली इंडिया में अलाउ कर दिया गया था कि वो अपना जो काम करना चाह रहे हैं, मतलब जो क्रिश्चियन मिशनरी है वो कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पूछे कि इंग्लिश मिशनरी को काम करने के लिए इंडिया में कौन अलाउ कर दिया था, इनडायरेक्ट मतलब क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए किस एक्ट के अंदर उन्होंने अलाउ कर दिया था, और यही सब रीजन होता है कि आगे चल के 1857 का एक ये भी एक रीजन होता है, ठीक है। आगे पढ़ोगे तो पहला याद रखोगे, प्रोविजन ऑफ 1 लाख पर ईयर ऑन एडुकेशन, ये दिया गया था चार्टर एक्ट 1813 में, प्लस मिशनरी को भी, क्रिश्चियन मिशनरी को भी अलाउ कर दिया गया, ठीक है। और जो 1793 में जो मोनोपोली 20 साल के लिए बढ़ा था, उसको क्या कर देते हैं इन लोग, एंड कर देते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि कंपनी का मोनोपोली कौन से एक्ट के द्वारा एंड होता है, ठीक है, मोनोपोली मतलब मनमर्जी, ठीक है, तो मोनोपोली किसके द्वारा एंड किया जाता है, तो वो है आपका चार्टर एक्ट 1813। बस इनको दो राइट्स रह जाते हैं, वो क्या, तो ये चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हैं और इंडिया के साथ तो सिर्फ टी में ट्रेड कर सकते हैं, मतलब चाय में ट्रेड कर सकते हैं और चाइना के साथ ही ट्रेड कर सकते हैं, मतलब मोनोपोली इनका एंड कर दिया गया, ठीक है। तो क्या याद रखोगे, चार्टर एक्ट 1813 याद रहेगा, 1793 20 ऐड करोगे 1813, ठीक है। इसके बाद आता है आपका चार्टर एक्ट 1833, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें क्या था, गवर्नर, ठीक है, ऑफ बंगाल को क्या बनाया दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। तो ये जो हमारा चार्टर एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 जो आया था, ठीक है, 1833 वाला जो चार्टर एक्ट आया था, ये जो था आपका 1833 वाला, इसमें क्या होता है कि आपका गवर्नर, ठीक है, जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। तो अगर आपको पूछे कि वो पहले पर्सन या पहले वो गवर्नर कौन थे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, तो वो है आपका विलियम बेंटिक, ठीक है। या आपको बोले कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो आप क्या बोलोगे, विलियम बेंटिक। या पूछा आपकी कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो भी थे आपको विलियम बेंटिक, क्योंकि चार्टर एक्ट 1833 के अंदर क्या होता है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि ऑल मिलिट्री सिविल पावर वेस्टेड इन, जितना भी मिलिट्री एंड सिविल पावर, अब देखोगे कि जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे या बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, धीरे धीरे इसका पावर कम होते जाएगा, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जितना भी मिलिट्री सिविल पावर जो होता है इनके अंदर आ जाता है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। उसके बाद क्या होता है, कॉमर्शियल। अब देखो, इससे पहले हम लोग क्या पढ़ा कि 1833 में क्या था कि एटलीस्ट जो कंपनी के पास क्या मतलब राइट था कि हाँ चलो वो जो चाय का है व्यापार कर सकता है भारत के साथ, और चाइना के साथ वो व्यापार कर सकता है। बट 1833 में क्या होता है, उनको टोटली उनका पूरा का पूरा ही एंड कर दिया था, मतलब कॉमर्शियल राइट मतलब जो बेचना खरीदने वाला जो राइट होता है पूरा का पूरा ही खत्म कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन है कि टोटली कॉमर्शियल राइट कब खत्म कर दिया गया था कंपनी का, तो वो है चार्टर एक्ट 1833 के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और पूरी तरह से वो बस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी मतलब जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा, कॉमर्शियल काम वो नहीं करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। 1833 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि लीगल मेंबर, ठीक है, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल मेंबर कौन से चार्टर एक्ट के अंदर आता है, तो वो भी आपको याद रखना है, वो है 1833। तो लीगल मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द, आपको ये चीज तो पता होगा कि 1773 से ही जब हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी समय से आपका गवर्नर जनरल काउंसिल बना हुआ था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि 1833 में लीगल मेंबर भी उसमें डाला जाता है, तो लीगल मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि जो लीगल मेंबर या अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल मेंबर इन गवर्नर काउंसिल में कौन से एक्ट के थ्रू आता है, तो वो है आपका 1830। देखो ये पॉलिटी है, मैं अगर हिस्ट्री में नहीं जा सकता, ठीक है,
बट दोनों मॉडर्न हिस्ट्री और जो पॉलिटी है आपका बहुत तरीके से कनेक्टेड है। आप फिर हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये सब चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, बट यहाँ हमें 20 एक्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो लीगल मेंबर जो अपॉइंट किया गया था कौन से एक्ट के अंदर, तो है 1833। और मैकेले, आप मैकेले के बारे में पढ़े होंगे, तो मैकेले वो पहले पर्सन थे जो कि लीगल मेंबर में शामिल हुए थे। तो यहाँ से आपको चार्टर एक्ट 1833 याद रखना है, ठीक है। लास्ट जो हम लोग ने कहाँ से ये स्टार्ट किया था, 1793, ठीक है। 20 इसमें, ये मेरा पहला चार्टर एक्ट था, 20 इसमें मैंने ऐड किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 1833, ये मेरा दूसरा चार्टर एक्ट हो गया। फिर मैंने 20 इसमें ऐड किया, ये 3 हो गया, ये 2 और एक 3, 1833, ये मेरा तीसरा चार्टर एक्ट हो गया। अब मैं इसे फिर 28 करूंगा तो यहाँ 3 और ये 5 और 1853, तो ये हो जाएगा आपको मेरा चौथा क्या हो जाएगा, चार्टर एक्ट। तो टोटल 4 चार्टर एक्ट आए, पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद आपका पीस इंडिया एक्ट आया, ठीक है। तो 4, 5, 6 टोटल आपको यहाँ पढ़ना था, ठीक है। देखो, तो चार्टर एक्ट 1853 में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ ए गवर्नर जनरल काउंसिल के बारे में बताया। तो गवर्नर जनरल जो काउंसिल था, ठीक है, तो उसका जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी अलग कर दिया। अब लेजिस्लेटिव क्या होता है, जो लॉ बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो उसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि 1853 में जो हमारा गवर्नर जनरल, हमने 1833 में क्या पढ़ा कि गवर्नर जनरल काउंसिल में लॉ मेंबर अपॉइंट होते हैं, ठीक है। और 1853 में क्या पढ़ा कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो का जो फंक्शन है, ठीक है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो गवर्नर जनरल काउंसिल का है वो अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेपरेटेड इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय लॉ मेकिंग, फॉर ए लॉ मेकिंग। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है उसको भी सेपरेट कर दिया जाता है फॉर लॉ मेकिंग। मतलब ये अब एक अलग तरीके से अपना मतलब मत रखेगा या लॉ मेकिंग में हेल्प करेगा काइंड ऑफ, बट ये पूरी तरीके से नहीं मिलता, आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रखिएगा कि ओपन कंपटीशन मतलब जो आईएएस का जो एग्जाम होता था ना, वो बेसिकली ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट जो स्टार्ट होता है वो इसी मतलब चार्टर एक्ट के अंदर स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसमें कि इंडियंस भी अलाउ होते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी अगर आपने डाउलोजी के बारे में पढ़ा होगा, खैर वो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, तो यहाँ बस आपको इतना याद रखना था जो जो मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। बेसिकली हमने कहाँ से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आपको पढ़ना था रेगुलेटिंग एक्ट आपने पढ़ा 1773, उसके बाद पीस इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, उसके बाद चार्टर एक्ट 1813, उसके बाद 1833 और उसके बाद 1853। मैंने पूरा बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझा भी दिया है, ठीक है। जो क्वेश्चंस पूछे गए मैं वो भी आपके लिए इंक्लूड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा कि हम लोग क्राउन रूल पढ़ेंगे। क्राउन रूल मतलब जो जब 1857 के बाद जब वो आपको पता है 1857 में क्या होता है कि आपका विद्रोह होता है, उसके बाद क्या होता है कि पूरा पावर जो है ट्रांसफर हो जाता है कहाँ से, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को। तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस और क्या क्या रूल आते हैं, बेसिकली रूल मान लो, वो हम लोग पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना रिव्यू जरूर दीजिए और नीचे कमेंट कीजिए और अपने तरफ से एक शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। और हाँ, मैथ्स वाला आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लोग जुड़े हुए हैं वहाँ, तो हम लोग मैथ्स एंड रीजनिंग वहाँ करने वाले हैं, ठीक है। एकदम बेहतरीन तरीके से मैं वहाँ करवा रहा हूँ। आपको नॉमिनल चार्जेस रखा गया है ताकि सब वहाँ जुड़ सके। नीचे में लिंक दे दूंगा ग्रुप का, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट लेसन में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्राउन रूल। सो स्टडी हार्ड।